हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्री क्योर में हम आपके साइंस एंड टेक के जो नवंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार आज के टॉपिक्स का इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटिनल-6 सैटेलाइट के बारे में, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से ये काम करेगा। फिर हम बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग के बारे में रिलेटेड टू कोविड-19, जिसे रिसेंटली ही एफडीए क्लियरेंस मिली है। थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे इस ड्रग के बारे में। फिर हम बात करेंगे मुंबई के सबसे पहले डिसैलिनेशन प्लांट के बारे में। प्रपोज कर दिया गया है सरकार द्वारा, 2025 तक का टारगेट रखा गया है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो थोड़ी बहुत हम इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा शुक्रयान 1, इसरो का एक प्रपोज्ड मिशन है वीनस के लिए। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में है आपका कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो आज के ये 5 टॉपिक्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है सेंटिनल-6 सैटेलाइट। ठीक है जी। तो कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिक सैटेलाइट जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया कैलिफोर्निया से, और इनका नाम रखा गया है नासा के जो अर्थ साइंस डिवीजन डायरेक्टर थे डॉक्टर फ्राइलिक, उनके ऊपर इसका नाम रखा गया है। ठीक है जी। तो जो पूरा मिशन है इसका नाम है जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मिशन। तो बेसिक सा पर्पस इसका यही है कि अर्थ का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे मेजर किया जा सके बाय चेंज एलिवेशंस ऑफ द ओशन, की ओशन के लेवल्स में कितना फर्क है, उस हिसाब से थोड़ा अंदाजा लगाया जा सके कि क्लाइमेट इस तरीके से चेंज कर रहा है। ठीक है जी। तो ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है फैल्कन 9 में, फैल्कन 9 आपका स्पेस एक्स को बिलोंग करता है। ठीक है जी। तो इसका एक और पार्ट है सेंटिनल-6 भी, जो कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली जो आपका जेसन सीएस मिशन है, इसमें काफ़ी एजेंसीज ने अपना कोलैबोरेशन दिया है, काफ़ी एजेंसीज ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, जैसे कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट्स। ठीक है जी। फिर आपकी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, साथ के साथ जो यूएसए की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो फ्रांस की नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज है, इन सबका इसमें कोलैबोरेशन रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जितने भी फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू कॉपरनिकस सेंटिनल-6, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपका एक नेक्स्ट रडार अल्टीमेटरी रेफरेंस मिशन है, जो कि डेडिकेटेड है टू मेजरिंग चेंजेस इन द ग्लोबल सी लेवल। कौन कौन किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो भी यहाँ मेंशन्ड है। तो ये जो आपका मिशन है ये 95% ऑफ अर्थ फ्री आइस ओशन, जहाँ पर आइस प्रेजेंट नहीं है, उसे मैप करेगा एवरी 10 डेज में। ठीक है जी। साथ के साथ जो आपके ओशन करंट्स हैं, विंड स्पीड्स है, वेव हाइट है, इसके बारे में भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ने प्रोवाइड करेगा। तो सेंटिनल-6 सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो कि डेडिकेटेड टू मॉनिटरिंग ओशियंस है। इससे पहले भी काफी ऐसे स्पेस मिशंस लॉन्च हो चुके हैं, जैसे आपका जेसन-1 हो गया, टॉपेक्स हो गया, ओएसटीएन हो गया। ये जो मिशंस हैं ये बेसिकली 1992 से लॉन्च किए जा रहे हैं टू ट्रैक द चेंज इन ओशियंस ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो बेसिकली किस तरीके से फंक्शन करेगा सेंटिनल-6 मिशन? तो बेसिक सा पर्पस इसका यही है कि जो 1992 से मिशन चलते आ रहे हैं, जिसके हिसाब से एक सी लेवल की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, उसी को ये आगे पूरा करेगा। साथ के साथ जो मेजरमेंट से प्रोवाइड करेगा उससे हमें ये पता लग सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल के एलिवेशन में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी। तो इसमें जो सैटेलाइट्स होंगे वो सिग्नल्स भेजेंगे अर्थ सरफेस पे, और कितना टाइम उन सिग्नल्स को रिवर्ट बैक करने में लग रहा है उस हिसाब से ये एस्टिमेट करेंगे सी लेवल एलिवेशन। साथ के साथ जो इसमें सैटेलाइट पल्सेस होंगी वो आपके वाटर वेपर भी मेजर करेंगी इन इट्स पाथ टू द सी, और उसकी पोजीशन भी फाइंड करेंगी यूजिंग ग्राउंड लेवल लेजर्स एंड जीपीएस। ठीक है जी। सो जो इसके अलावा ओशन मॉनिटरिंग मिशंस रहे हैं, जिसमें काफी एक हाई प्रिसीजन सैटेलाइट अल्टीमीटर्स यूज किए गए हैं, तो वो काफी हेल्पफुल रहे हैं साइंटिस्ट के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि ओशियन का क्या रोल रहता है इन डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, हीट एंड कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। तो जितना भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा सेंटिनल-6 द्वारा वो काफी हेल्पफुल रहेगा, कि उसकी हेल्प से जो विंड कंडीशंस हैं या ओशियनिक करंट्स हैं उनको वो फोरकास्ट कर सकते हैं। साथ के साथ जो आपके लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग्स हैं ओशियनिक कंडीशंस की, जैसे कि आपका एल नीनो या ला नीना वाला इफेक्ट हो गया, तो उसमें भी ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो आपकी हाइट ऑफ ओशन को मेजर करने से किस तरीके से एक हेल्पफुल है ये, तो बेसिकली जब भी आप
जो हाइट ऑफ ओशियंस को अगर मेजर करना है या उसकी जो भी क्रिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उन्हें मेजर करना है या मॉनिटर करना है ग्लोबल स्केल पर, तो वो सिर्फ आपका स्पेस से ही हो सकता है। ठीक है जी। तो जितना भी सेंटिनल-6 का जो डेटा होगा वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि उसे पता लगाया जा सके कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन के लेवल्स में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या ओशन करंट्स पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या उनकी हीट स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी इसका फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेंटिनल-6 के डेटा से आंसर किए जा सकते हैं। साथ के साथ जो इसका डेटा होगा वो इस आपकी जो इनलैंड वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि लेक्स और रिवर्स, वो किस तरीके से चेंज कर रही हैं, तो उसे भी ये मॉनिटर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी? तो ये बेसिक सा आइडिया था आपका सेंटिनल-6 से रिलेटेड, तो आप ज़रूर इनको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कीजिए। तो सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं रिसेंटली ही जो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग को एफडीए क्लियरेंस मिली है। ठीक है जी? तो जो आपके फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन ग्रांट की है टू द एक्सपेरिमेंटल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट जो कि यूएस प्रेसिडेंट को दी गई थी व्हेन ही डेवलप्ड कोविड-19। तो बेसिकली जो मेन चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए, पहली बात कि ये ड्रग है, ये आपकी रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा डेवलप की गई है और ये डिजाइन की गई है कि जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं कोविड-19 की वजह से, वो सीवियर इलनेस ना डेवलप करें, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रग डिज़ाइन की गई है। ठीक है जी? तो बेसिकली जब भी कोई भी इस तरीके का वायरस अटैक होता है किसी बॉडी पर, तो बॉडी अपना ही एक प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसको डेवलप करती है। बट ये ड्रग उस चीज़ का वेट ना करते हुए एज़ अ बॉडीज़ नेचुरल डिफेंस वहाँ एक्ट करती है। ठीक है जी? मतलब इमिटेट करती है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो आपकी ड्रग है इसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। और सेम टाइप की ड्रग पहले भी एक इसे अप्रूवल मिल चुका है, वो आपकी इलाई लिली एंड कंपनीज द्वारा बनाई गई थी। जो आपका रिजेनरॉन के द्वारा ये ड्रग बनाया गया है, ये आपका कॉकटेल है ऑफ टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिनका नाम है केसिरीवीमैब एंड एमडीवीमैब। ठीक है जी। तो मे बी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है यहाँ पर। तो बेसिकली एफडी का ये मानना है कि ये जो ड्रग है जो कि एक कॉकटेल है दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, ये काफी इफेक्टिव रहेगा इन ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ओवर 12 इयर्स ऑफ एज। ठीक है जी। तो डॉक्टर्स की ये उम्मीद है इस ड्रग के चलते लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन से, कि वो घर पे ही उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये आपकी लेबोरेटरीज में बनाई जाती हैं और ये प्रोटीन्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी है वायरस को अटैक करने की उसको एक्ट करती है, उसी की तरह ये एक्ट करती है। ठीक है जी। कोविड-19 ड्रग है, ये मैन्युफैक्चर किया गया है इन सेल्स फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैमस्टर्स। तो अगर हम बात करें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या फ़र्क है, तो बेसिक सा ये फ़र्क रहता है कि जो ये आपका पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है, ये ज़्यादा एरियाज़ पे टारगेट करेगा आपके एंटीजन पे। ठीक है जी। हालाँकि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगा, जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है, जहाँ टारगेट करने के लिए बनाया गया है, ये वहीं टारगेट करेगा। ये आपकी थोड़ी सस्ती होती है प्रोड्यूस करने में, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है प्रोड्यूस करने में। इसमें आपको थोड़ा कम टाइम लगता है जनरेट करने में, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम जनरेट करने में लग जाता है। ठीक है जी। तो बेसिक सा अगर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझने चाहें, तो एक सिंपल सी बात है, ये आपकी ज़्यादा चीज़ों पर रिएक्ट करेगी तो इसमें आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के। ये आपकी जो मोनोक्लोनल है, ये आपकी पर्टिकुलरली एक ही टारगेट पर हिट करेगी, तो बाकी के साइड इफ़ेक्ट्स होने के इसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था इन दोनों एंटीबॉडीज़ के बीच में। थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं मुंबई का जो पहला डिसैलिनेशन प्लांट की बात रखी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, और इसमें जो ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बीएमसी, इन्हें एक तरीके से आदेश दे दिए गए हैं, सिग्नल दे दिया गया है कि ये जितनी भी प्रोसीजर्स इस प्लान को स्टैब्लिश करने के लिए शुरू करने हैं उन्हें शुरू कर दिया जाए। ठीक है जी। तो ये आपका 200 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर ऑन अ डेली बेसिस ये फिल्टर करेगा। बेसिस ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो वाटर स्कैरसिटी का जो एक मेन इशू है जो मुंबई को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे एंड जून, तो उससे ये ओवरकम कर सके। तो बेसिकली जो आपका डिसैलिनेशन प्लांट नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये आपका जो सॉल्ट वाटर होगा उसको पीने लायक पानी में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली जो इसमें मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस। अपने बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा जरूर कि इसमें एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका कंटामिनेटेड वाटर होगा। ठीक है जी। ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ प्रेशर अप्लाई किया जाएगा जिसके आधार पर ये वाटर इस मेम्ब्रेन से पास होते हुए जो निकलेगा वो आपका प्योर वाटर होगा। ठीक है जी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये रिवर्स ऑस्मोसिस का।
बेसिक सी प्रोसेस अगर हम समझने की कोशिश करें कि बेसिकली आपका सी वाटर हो गया, तो यहाँ से ये फ्लो करेगा, स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी इसमें, टू स्टेज मैकेनिकल फिल्ट्रेशन होगा जिसके चलते जितने भी आपके कोर्स और फाइन पार्टिकल्स हैं उन्हें यहाँ पर फिल्टर कर देगा। फिर यहाँ पर आपकी डिजॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन होगी, तो बेसिकली केमिकल्स ऐड किए जाएंगे ताकि जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं उन्हें इकट्ठा किया जा सके, वो आपके एक बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएं, और फिर उसमें आपकी फाइन एयर बबल्स का पंप दिया जाता है ताकि ये जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं वो सरफेस तक आ जाएं ताकि इजी रिमूवल हो सके फॉर द क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है जी। फिर जो आपका यहाँ से वाटर होगा ये आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाएगा, जहां पर जो आपका सी वाटर होगा ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करेगा ताकि जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं स्मॉल साइजेस के, उन्हें रिमूव किया जा सके। ठीक है जी। फिर यहाँ पर ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिट में ये आ जाएगा। दो चीजें हैं, SWRO एंड BWRO। ये आपका सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस है। पहले जो आपका सी वाटर होगा उस वो पहले एक रिवर्स ऑस्मोसिस से गो थ्रू करेगा। ठीक है जी। फिर आपका वो ब्रैकिश वाटर में चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा वो आपका एक अलग से रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस से गो थ्रू करेगा, और यहाँ से जो वाटर आपका निकलेगा वो थोड़ा बेटर होगा पहले से। ठीक है जी। ब्रैकिश और सी वाटर में क्या फर्क है कि ब्रैकिश में बेसिकली सैलिनिटी प्रेजेंट होती है, बट सी वाटर में थोड़ी हाई ज्यादा अमाउंट में सैलिनिटी होती है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे बेसिकली लास्ट में आपकी पोस्ट ट्रीटमेंट होगी। बेसिकली जो भी आपके केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, क्लोरीन एंड फ्लोराइड, वो ऐड किए जाएंगे और फाइनली आपका वाटर पीने लायक बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी प्रोसेस थी आपकी। बीएमसी यहाँ प्लान कर रही है स्विस चैलेंज मेथड को फॉलो करना। स्विस चैलेंज मेथड में बेसिकली आपका क्या होता है कि सपोज ये सरकार है आपकी, ठीक है जी, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो यहाँ पर कोई एक कंपनी होगी जो कि अनसॉलिसिटेटेड बिड प्रेजेंट करेगी। अनसॉलिसिटेटेड मतलब जिसमें ना वो इनवाइटेड थे बिड करने के लिए, बट अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखेगी। फिर आपस में इन दोनों की नेगोशिएशंस होंगी, सरकार और कंपनी के बीच में एक फाइनल बिड तैयार की जाएगी। फिर सरकार थर्ड पार्टी जितने भी बिडर्स होंगे उनको इनवाइट करेगी और बोलेगी कि इस बिड को वो मैच कर सकते हैं नहीं, तो वहां पर वो लोग बिड करेंगे, जिसकी सबसे इकोनॉमिकल बिड होगी या सबसे बेटर बिड होगी, सरकार उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर कर देगी। ठीक है जी। तो एजेंसी इसमें आपकी एक मेन रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके बाद फिजिबिलिटी एग्जामिन होता है। ठीक है जी। साथ के साथ डीपीआर भी सबमिट करने को कहा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लान अगर ये जो रखा गया है बीएमसी द्वारा, तो ये माना जा रहा है कि 2025 तक आपका ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है ये तैयार हो जाएगा। 2016 में पहले भी बीएमसी ने ये कैंसिल कर दिया था प्रपोजल, ये कहते हुए कि एक तो बहुत ज्यादा वैल्यू है इस प्लांट की, और साथ के साथ इतना लैंड प्रेजेंट नहीं है मुंबई में जहां पर इसकी एस्टैब्लिशमेंट की जा सके। और इससे पहले भी 2007 में भी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की थी, जिन्होंने अर्ज किया था कि डिसैलिनेशन वेजिटेशन एस्टैब्लिश की जाए मुंबई में। ठीक है जी। तो आपका बेसिक सा आइडिया था डिसैलिनेशन का जो प्लांट एस्टैब्लिश हो रहा है मुंबई में, किस तरीके की प्रोसेस फॉलो की जाती है डिसैलिनेशन में, क्या आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीजें यहाँ क्लियर हो गई हों। आज के फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं शुक्रान 1 के बारे में। ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपका प्रपोज्ड ऑर्बिटर है वीनस के लिए बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ताकि उसका सरफेस और एटमॉस्फेयर अच्छे से स्टडी किया जा सके। तो इसकी प्रिलिमिनरी स्टडीज के लिए जितने भी फंड्स थे 2017 में रिलीज कर दिए गए थे, और इंस्ट्रूमेंट्स की जो सॉलिसिटेशंस थी वो भी अनाउंस कर दी गई थी। ठीक है जी। तो अगर इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो उसके हिसाब से इसकी कैपेबिलिटी है कि ये साइंस पेलोड कैरी कर सकता है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 किलोग्राम्स विद 50 वॉट अवेलेबल पावर। ठीक है जी। साथ के साथ द इनिशियल इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड वीनस इज एक्सपेक्टेड टू हैव 500 किलोमीटर एट पेरियाप्सिस एंड 60,000 किलोमीटर एट एपोएप्सिस। अर्थात सपोज ये आपका वीनस है, ठीक है जी, ये एक इलिप्टिकल पाथ है जो ये ऑर्बिटर फॉलो करेगा, तो इसके आधार पर ये वाला पॉइंट सबसे क्लोजेस्ट हुआ, तो ये माना जा रहा है 500 किलोमीटर के अराउंड, और ये वाला पॉइंट जो आपको सबसे दूर का है, सबसे फार है, ये आपका माना जा रहा है 60,000 किलोमीटर। ठीक है जी। तो चंद्रयान और मंगलयान की सक्सेस को मद्देनजर रखते हुए इसरो जितने भी आपके फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं मार्स और वीनस के लिए, तो उसकी फिजिबिलिटी के बारे में कंटिन्यूसली स्टडी कर रही है। बेसिकली ये जो मिशन है इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले रखा गया था तिरुपति स्पेस मीट 2012 में। तो भारतीय सरकार ने जो उनका बजट था 2017-2018 का, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को
23% इंक्रीज दिया था। ठीक है जी। तो उसमें एक सेक्शन था जहां पर ये बजट मेंशन था फॉर द प्रोविजंस फॉर मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, साथ के साथ आपका मिशन टू वीनस। तो ये इसी मिशन के बारे में वहां बात की गई थी। सो 2016 से 2017 तक इसरो ने कोलैबोरेट किया था जाक्सा के साथ टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस यूजिंग सिग्नल्स फ्रॉम द अकात्सुकी। अकात्सुकी बेसिकली जापान का एक ऑर्बिटर है, एक स्पेस प्रोब है जिसका टास्क है टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। ठीक है जी। तो बेसिकली जो इसकी रिसर्च है उसे हम तीन ब्रॉड एरियाज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कि सरफेस और सब सरफेस स्ट्रैटिग्राफी एंड रिसर्फेसिंग प्रोसेसेस को स्टडी करना। ठीक है जी। स्ट्रैटिग्राफी बेसिकली आपकी क्या हुई, एक ब्रांच है जियोलॉजी की जो कि आपकी रॉक लेयर्स को स्टडी करती है। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि स्टडी द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, डायनामिक्स एंड कॉम्पोजिशनल वेरिएशंस। थर्ड है स्टडी ऑफ सोलर इरेडियंस, सोलर विंड इंटरेक्शन विद Venus ionosphere while studying the structure, composition and dynamics of the atmosphere। ठीक है जी। तो ये तीन की इंटरेस्ट एरियाज है जिसके आधार पर ये जो आपका ऑर्बिटर है शुक्रयान ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है जी। इसमें जो आपकी स्पेस एजेंसीज हैं, इंडिया की इसरो और फ्रांस की CNES, ये काफी डिस्कशंस हो रही हैं इनके आपस में कि कोलैबोरेट कर सकते हैं इस मिशन के लिए, और साथ के साथ जो आपकी ऑटोनॉमस नेविगेशन और एरोब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें भी ज्वाइंटली ये डेवलप कर सकते हैं। फ्रांस ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है, काफी कहा है कि इसमें वो इन्फ्लेटेड बलून्स का भी यूज कर सकते हैं ताकि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसे अच्छे से स्टडी किया जा सके। जैसे कि आपके जो वेगा मिशंस थे जिनमें ये इंस्ट्रूमेंटेड बलून्स यूज किए गए थे उन्हें डिप्लॉय किया गया था ऑर्बिटर से, और वो प्रोलॉन्ग्ड ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं व्हाइल फ्लोटिंग इन रिलेटिवली माइल्ड अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेनेट। ठीक है जी। तो इसरो ने एग्री किया है कि वो इस प्रपोजल को कंसिडर करेंगे तो आपका वीनस का एटमॉस्फेयर है उसको और अच्छे से स्टडी किया जा सके। तो प्रीवियसली भी काफी ऐसे हम कह सकते हैं मिशंस हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। तो उनका बेसिक सा ये यहाँ पर मेंशन है, थोड़ी बहुत डिटेल्स आप जरूर इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है जी। सो ये बेसिक सा आइडिया था अबाउट शुक्रयान जो कि इसरो का एक मिशन है जिसका माना जा रहा है कि 2023 तक शायद ये इसे लॉन्च कर देंगे। ठीक है जी। आज के लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में। तो रिसेंटली ही कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग जो कि एक स्टेम सेल बैंकिंग इनिशिएटिव है लाइफसेल का, जो कि उन्होंने 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। तो इनकी हेल्प के चलते एक पेशेंट की हेल्प हुई है जो कि सफर कर रहे थे फ्रॉम अप्लास्टिक एनीमिया, जो कि काफी एक रेयर और सीरियस ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है जी। तो जो आपके ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटेबल बाय ट्रांसप्लांट्स, बट इसमें पेशेंट का अपना स्टेम सेल सूटेबल नहीं होता, क्योंकि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो आपके स्टेम सेल में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये काम करती है कॉर्ड ब्लड एंड टिश्यू बैंकिंग, तो बेसिकली जब भी बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, प्लेसेंटा अटैच्ड होता है। ठीक है जी। तो जब कॉर्ड काट दी जाती है तो कुछ ब्लड आपका बच जाता है इन द ब्लड वेसल्स ऑफ प्लेसेंटा एंड द कॉर्ड। ठीक है जी। तो ये जो कॉर्ड ब्लड है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड से यूजिंग स्पेशलाइज्ड कलेक्शन बैग। ठीक है जी। फिर ये बैग भेजा जाता है प्रोसेसिंग लैब में जहां पर सैंपल्स लिए जाते हैं ताकि पॉसिबल इन्फेक्शंस के लिए टेस्ट किया जा सके, किसी भी तरीके की अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज हैं उसके लिए टेस्ट किया जा सके। फिर इसमें आपके जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग द स्टेम एंड प्रोजेनिटर सेल्स, उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, और ये इसे अलग बैग में ट्रांसफर करके एक बारकोड लगा के इन्हें फ्रीज कर दिया जाता है ताकि कभी भी जरूरत पड़े फ्यूचर में तो इसे यूज किया जा सके। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या होता है आपका कॉर्ड ब्लड, जैसे कि आपको बताया, जो कि बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड काट देने के बाद जो ब्लड बचता है उसे हम कॉर्ड ब्लड कहते हैं। तो बेसिकली ये कंसिडर किया जाता है एज अ रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, और ये ब्लड यूज किया जाता है फॉर ट्रीटिंग क्रिटिकल डिजीजेस। ठीक है जी। तो जो आपका कॉर्ड ब्लड बैंक है वो एक तरीके का एक ऐसा प्लेस है जहां पर ये सभी जितने भी स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वहां पे ये स्टोर किए जाते हैं। ठीक है जी। इसमें जो आपके सरकारी ब्लड बैंक्स होते हैं वो तो डोनेशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी से भी, बट जो जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो फैमिलीज को अलाउ करती हैं कि वो अपना ब्लड प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर देयर ओन यूज, बट उसमें कुछ फी इसमें लगती है। तो क्योर, जैसे कि आपकी जो एक्यूट एंड क्रॉनिक ल्यूकेमिया है उसे क्योर कर सकता है, जितने भी आपके ब्लड डिसऑर्डर्स हैं तो मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड बाय इट। प्लास्टिक एनीमिया होगा, थैलेसीमिया हो गया। ठीक है जी। जो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हिस्टोसिटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। जो आपके इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, हर्लर सिंड्रोम या फिर आपके क्राबे सिंड्रोम, इन सभी को क्योर करने में ये काफी हेल्पफुल रहता है। अब इसमें की कंसर्न क्या है कि जो कि आपके कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट द्वारा
डिसीजेस क्योर किए जाते हैं वो मोस्टली हेरिडिटरी होते हैं, ठीक है जी। तो हेरिडिटरी होंगे तो चांसेस ये हैं कि वो आपके स्टेम सेल या जो भी आपका कॉर्ड ब्लड है उसमें भी ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। तो बहुत ही रिस्की रहता है कि उस ब्लड को दोबारा यूज करना, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इसे दोबारा यूज ना किया जा सके। तो वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे हमारा कि पब्लिक बैंकिंग शुड बी प्रमोटेड, कि सभी जनता को एक साथ आके इसमें हेल्प करनी चाहिए ताकि जो एक डोनर पूल है उसे बढ़ाया जा सके पेशेंट्स के लिए जो कि सफर कर रहे हैं फ्रॉम ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जनरली ये भी कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का कॉर्ड ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कल को अगर उन्हें किसी भी तरीके की कोई ब्लड डिसऑर्डर फेस करना पड़ जाए तो वहां पर उन्हें प्रेफरेंस मिले, ठीक है जी। तो बेसिक सा ये आइडिया था आपका कॉर्ड ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड। आई होप काफी चीजें आज हमने यहाँ कवर की हैं। इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, अपने नोट्स हमेशा रेडी रखिए, ठीक है जी, और रेगुलरली इन्हें रिवाइज करते रहिए। साथ के साथ जो हमारा प्रीमिक्स आता है डेली, उसे भी रेगुलरली अटेंड कीजिए। 5 क्वेश्चन डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक बेस जरूर तैयार होगा, ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।